आज हम लोग जो है BMV जिसे बलून माइट्रल वाल्वुलोप्लास्टी बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये चर्चा का विषय इसलिए है, स्पेशली हमारे बिहार में, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BMV जब हम करते हैं यूजुअली रोमेटिक हार्ट डिजीज वाले जो मरीज होते हैं जिन्हें माइट्रल स्टेनोसिस होता है, जो वाल्व की सिकुड़न होती है हार्ट में, लेफ्ट साइड के चैम्बर में माइट्रल वाल्व होता है जो हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर और नीचे वाले चैम्बर को कनेक्ट करता है। इसके थ्रू वाल्व खुलने और बंद होने से ब्लड फ्लो जो है ना मेंटेन रहता है। तो इस वाल्व में सिकुड़न होने के चलते जो परेशानी होती है उसमें हम लोग BMV की जरूरत पड़ती है, जो वाल्व बलूनिंग बोलते हैं जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेजेज में। हमारे पॉपुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूजुअली रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन जो होता है उसके चलते ये बीमारी होती है, रूमेटिक फीवर जिसे हम बोलते हैं। रूमेटिक फीवर में थ्रोट इन्फेक्शन के चलते जो एंटीबॉडीज जनरेट होते हैं बॉडी में, वो एंटीबॉडीज हार्ट के वाल्व्स के अगेंस्ट काम करते हैं। एक तरह से ऑटोइम्यून डिजीज भी है ये। तो रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, उसके चलते हार्ट का वाल्व धीरे धीरे इन्वॉल्व होता है। रिकरेंट इन्फेक्शन हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा इसका रिस्क है, तो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जिसमें दूरी बनाना मुश्किल होता है। एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि उतना घर अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है, एक एक रूम में 6-6 लोग रह रहे हैं। तो इसमें अगर एक को चेस्ट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ तो दूसरे को भी थ्रोट इन्फेक्शन होना बहुत आसान हो, एक दूसरे से इन्फेक्शन फैल रहा है। तो उसके चलते बहुत सारे लोगों को स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। उसके चलते हार्ट का वाल्व जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। तो जब ये हार्ट का वाल्व सिकुड़ना शुरू होता है तो कट ऑफ मार्क होता है, कब हमें जो है ना ऑपरेशन के लिए भेजना है या कब बलूनिंग के लिए भेजना है। तो जैसे जैसे ये वाल्व का एरिया जो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाता है, जिसको हम लोग सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं, उस कैटेगरी में आ जाता है, तब हमें रेडी रहना है कि अब हमें इंटरवेन करने की जरूरत पड़ेगी या दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। अगर ये वैल्यू जो है लेस देन 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर से हो जाए, से कम हो जाए, तब या तो बलूनिंग या वाल्व रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। 1 से 1.5 के बीच में अगर मरीज को परेशानी हो रही है, सिम्टम हो रहे हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर रहा है, उससे एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी बलूनिंग या वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि किसमें बलूनिंग की जाए और किसमें वाल्व रिप्लेसमेंट किया जाए। तो वाल्व जब हम इको में देखते हैं तो वाल्व का देखना किस तरह का वाल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत डिसाइडिंग, इको जो है बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि कौन सा पेशेंट बलूनिंग के लिए सूटेबल है और कौन सा पेशेंट बलूनिंग के लिए सूटेबल नहीं है। कैल्शियम का डिपॉजिट अगर ज़्यादा हो गया वाल्व पे, अगर ये बीमारी बहुत लंबी रहती है तो कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है। वाल्व के कुछ हिस्से होते हैं, वाल्व का हिस्सा, वाल्व के साइड का हिस्सा, वाल्व जो चिपका हुआ रहता है वो अगर रह रहा है, वाल्व के नीचे जो सपोर्टिंग मसल फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग जो है माइट्रल वाल्व एपरेटस में कॉम्बाइंडली बोलते हैं, सब वाल्वुलर एपरेटस बोलते हैं, अगर ये मोटे हो जाएं, इसमें भी कैल्शियम के डिपॉजिट हो, तो ये ऐसे वाल्व्स हो जाते हैं जो बलूनिंग में बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होते क्योंकि इनके रप्चर होने का रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग पेशेंट को जो है ओपन हार्ट सर्जरी करके वाल्व रिप्लेसमेंट करने के लिए एडवाइस करते हैं। जिन मरीजों में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता है, सब वाल्वुलर एपरेटस ठीक होता है, विल्किंस स्कोर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसी के लिए। अगर ये स्कोर जो है ना 8 या उससे कम होता है, वाल्व सूटेबल है, तो उसको हम लोग बलूनिंग के लिए भेजते हैं। बलूनिंग हमेशा सुपरसीड करता है, बलूनिंग हमेशा जो है ना माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट से बेहतर माना जाता है। रीजन बिहाइंड कि बलूनिंग जब हम करते हैं, अगर मरीज की रिदम एबनॉर्मल नहीं है तो पेशेंट को सबसे पहला तो लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेशन, ब्लड थिनर खाने के झंझट से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि उसके अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। लेकिन जब हम वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं सर्जरी करके, तब हमें ब्लड थिनर जो है ना लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती है, अदरवाइज वाल्व स्टक हो जाते हैं, मेटेलिक वाल्व जो लगते हैं। दूसरा झंझट कि ओपन हार्ट सर्जरी से मरीज बच जाता है। अगर बलूनिंग हो जाए, वो पैर के जांग से, पैर की नस होती है फेमोरल वेन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू जाके हार्ट के दाहिने चैम्बर में जाके बाएं चैम्बर में हम लोग इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, जो ऊपर का चैम्बर एक पर्दे से जो है ना डिवाइडेड होता है, तो इसको क्रॉस करके बलून करते हैं वाल्व को जाके। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें ना पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत पड़ती है और ना ही जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है, ना वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। ये प्रक्रिया मुश्किल से जो है ना 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट जो है उसके 6 से 8 घंटे के बाद पेशेंट चलकर पैदल चलना, सब अपना नॉर्मल एक्टिविटी करना ये रिज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन वाल्व रिप्लेसमेंट जब होता है ओपन हार्ट सर्जरी, तो पेशेंट के लिए सबसे मेजर ऑपरेशन होता है। वेंटिलेटर पे पेशेंट जाता है, बेहोश किया जाता है, चीरा लगता है, पेशेंट बेड पे रहता है, हॉस्पिटल में 5 से 7 दिन का हॉस्पिटल स्टे रहता है, ऑपरेशन कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो रिस्क जो है ना फ्री होता है।
ऐसा हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बलूनिंग जो है जीरो होता है, कंप्लीट रिस्क फ्री नहीं होता है, कुछ रिस्क होते हैं, बट रिलेटिवली वेल्व रिप्लेसमेंट ओपन हार्ट सर्जरी से बहुत ही कम होता है। एकदम मान के चलिए कि अगर उसमें रिस्क जो है 1 से 2% का है तो इसमें रिस्क जो है 0.1-0.2% का है, तो 1% 2% होता है एज कम्पेयर टू ओपन हार्ट सर्जरी। तीसरी चीज कि कितना टिकाऊ होता है, जब हम बलूनिंग करते हैं वेल्व की तो ये कितना टिकाऊ होता है। तो बलूनिंग का टिकाऊ होना 3 फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहला, कितनी इफेक्टिवली बलूनिंग हुई है। जब हम बलूनिंग करके वेल्व इन्फ्लेट करते हैं तो ये बैलून का साइज तो एक हम डिसाइड करते हैं पेशेंट का हाइट के हिसाब से, क्योंकि पेशेंट का हाइट जो है यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि उसका वेल्व का एरिया एग्जैक्ट कितना होना चाहिए। तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं हाइट को जो है ना सेंटीमीटर में उसको 10 से डिवाइड करते हैं, जो आता है भागकर सपोज किसी का 160 सेंटीमीटर हाइट है तो उसमें बलून जो है साइज हम लोग यूज करें वो करीब 26 के बलून को यूज करेंगे। डिपेंड करता है कैल्शियम कितना ज़्यादा है कितना कम, उस हिसाब से हम बैलून का साइज ऊपर नीचे करते हैं। तो 26 कैसे आया, 160 को 10 से भाग दिए 16 प्लस 10, तो प्लस 10 हमेशा ऐड करना होता है बलून के लिए। सो इफेक्टिव बलूनिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बलूनिंग के बाद वेल्व एरिया कितना अचीव हो रहा है लंबे समय तक चलने के लिए। यूजुअली जो बोला जाता है कि 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा अचीव होना चाहिए, और 2 से अगर ज़्यादा अचीव हो गया तो बहुत बढ़िया। तो सेकंड है वो होता है कि पेशेंट को जो है आगे का प्रोफाइलैक्सिस जो पेनिसिलिन देते हैं, यूजुअली बोला जाता है कि इंडियन पॉपुलेशन में एटलीस्ट 40 ईयर्स तक देना है। बहुत लोग जो एडवोकेट करते हैं कि मोर देन 40 ईयर्स भी कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन के चलते वेल्व का बीमारी वापस से प्रोग्रेस करने का रिस्क कम से कम हो। जो तीसरी चीज होती है वो होती है कि पेशेंट को थोड़ा बोलना है कि आप भीड़ भाड़, किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन हो, उससे थोड़ा सा बच के रहना, और रेगुलर एको कराते रहना ताकि ये पता चले कि प्रोग्रेशन कैसा है। यूजुअली ऑन एन एवरेज 10 से 20 साल जरूर चल जाते हैं बलूनिंग जो करते हैं हम लोग वेल्व का। तो उसके बाद अब ये सवाल है कि मान लीजिए वापस से सिकुड़न आ गई तो फिर क्या किया जा सकता है। तो वापस से वही पूरा साइकिल फॉलो करना है, वेल्व को फिर से चेक करना है, अगर वो बलूनिंग के लायक है, अगर उसमें लीकेज बहुत ज़्यादा नहीं है तो वापस से बलूनिंग हो सकती है। अगर वो लग रहा है कि नहीं कैल्शियम इसमें समय के साथ जम गया है, इसकी सिकुड़न ज़्यादा खराब है पिछले बार से, इसमें वेल्व में लीकेज है जो बढ़ सकती है बलूनिंग के बाद, तो वैसे कंडीशन में पेशेंट को जो है ना ओपन हार्ट सर्जरी और वेल्व रिप्लेसमेंट के लिए भेज देना है। यही सिंपल सी भ्रांतियाँ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेल्व की जो सिकुड़न हो जाती है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, तो ये वेल्व की सिकुड़न दवाइयों से नहीं कम होती है। तो ये हमेशा दिमाग से निकाल लेना है कि वेल्व का सिकुड़न सीवियर होने के बाद भी हम दवाइयों पे ही उसको काम चलाएं, क्योंकि जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है पेशेंट को जो है ना ये ओवरऑल सिस्टम को अफेक्ट करती है और सर्जिकल रिस्क टाइम के साथ उसका बढ़ जाता है। तो जितने जल्दी बलूनिंग अगर किसी ने एडवाइस किया तो जितने जल्दी करा ले उतना बेहतर है आगे के लिए, जितने लेट करेंगे उतना रिस्क जो है ना वो बढ़ता चलेगा।